नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। नोएडा क्राइम ब्रांच ने बेरोजगारों को विदेश भेजने का लालच देकर टॉर्चर करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी युवकों को विदेश भेजने के बजाय अपने ठिकानों पर बंधक बनाकर रखते थे। इनके कब्जे से 4 बेरोजगार युवकों को भी छुड़ाया गया है। वहीं पकड़े गए 10 आरोपियों में एक राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल खिलाड़ी सुनील कुमार भी शामिल है। ये गिरोह हरियाणा, पंजाब और नेपाल में सक्रिय था। इन आरोपियों ने नोएडा सेक्टर 45 में किराए पर एक मकान ले रखा था, जहां युवाओं को बंधक बनाते थे ये लोग, और फिर गन पॉइंट पर इंटरनेशनल कॉलिंग के जरिए पीड़ितों के घर वालों को यह सूचना दी जाती थी कि उनकी विदेश में नौकरी लग गई है, और डॉक्यूमेंटेशन और अन्य कार्रवाई के नाम पर पैसे वसूलते थे। तो आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इन 10 आरोपियों की जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। नोएडा क्राइम ब्रांच की टीम ने बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने का लालच देकर टॉर्चर करने वाले इन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी युवकों को विदेश भेजने के बजाय अपने ठिकानों पर बंधक बनाकर रखते थे, उनके घर वालों से पैसे वसूलते थे। नॉर्मली इनका मेन मकसद जो होता था वो किसी को विदेश भेजने के कि हम पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, सब कुछ करेंगे। इनका प्रॉपर ऑफिस टाइप का कोई ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस ये ऑपरेट नहीं करते हैं। ये लोग बल्क मैसेजेस के माध्यम से अपने एजेंट से संपर्क करते हैं, उसके बाद उनको लाते हैं और लाके इसी तरह पहले इन्होंने हरियाणा में एक जगह रूम लिया, उसके पहले गुड़गांव में। उसका एग्जैक्ट एड्रेस हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और ये नोएडा का जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो ट्रेस हो गया है, लेकिन बाकी इन्होंने कहां इस तरह से हॉस्टेज बना के लोगों को रखा है, वी विल हैव टू ट्रेस इट बैक। तो हैरान करने वाली ये खबर। इधर नोएडा सेक्टर 45 के जिस घर में आरोपी बेरोजगार युवकों को बंधक बनाकर रखते थे, वहां जी संगम की टीम पहुंची और इस दौरान मकान मालिक ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपियों ने खुद को ठेकेदार बताकर फर्जी नाम से एग्रीमेंट तैयार करवाया था। सेक्टर 45 के जिस मकान में उन 4 युवकों को बंधक बनाकर रखा गया था, जो पुलिस ने बरामद किए, उस मकान के मालिक हमारे साथ है। सर, क्या मकान कहकर आपको लिया था उन्होंने? वो कह रहे थे मैं टेल वेल का काम करते हैं हम, तो हमारे ठेकेदारी काम है, ये कह के उस मकान लिया उन्होंने। कितने दिन पहले ये मकान लिया था? अभी महीना भर भी ना हुआ। अब क्या जानकारी मिली आपको? अब हमको तो किसी ने फोन करके बुलाया कि तुम्हारे मकान मीडिया वाले रहे हैं, हमको तो कुछ भी जानकारी नहीं है और उनके बारे में। तो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह आपने करवाई? हाँ, ये उन्होंने ये मेरे को करा करके दी थी। क्या क्या दिया था आपको कागज? ये रे जो मेरे सामने ये मेरे को उन्होंने कागज दिए थे, ये रे। तो आप कभी बीच में आए इस दौरान मकान देने के बाद? उन्होंने यहाँ 4 लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ था नौकरी दिलाने के लिए। नहीं आए इधर, वो मिलते ही नहीं थे। वो तो सुबह शाम कभी उनकी गाड़ी पाड़ी कोई देखती थी बस। तो 4 लोगों को रखा हुआ था, आपको जानकारी नहीं? मेरे को 1% मेरे को तो अभी किसी ने फोन करके बताया, उधर मीडिया वाला आ रहे, मेरे को क्या जानकारी थी। पुलिस ने संपर्क करा आपसे? नहीं, अभी नहीं करा किसी ने। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन्हें जानकारी नहीं थी और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ जो भी जरूरी दस्तावेज हैं वो उपलब्ध कराए गए थे, जिसके बाद मकान किराए पे दिया गया और मकान ज्यादातर बंद रहा करता था, ऐसा भी यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हुआ कहना है। पूरे अगर पुलिस वेरिफिकेशन कराई है, वोटर आईडी कार्ड दिए गए, तो पुलिस वेरिफिकेशन किस तरीके से हुई, कई और सवाल ऐसे हैं इस मामले में जिनका खुलना भी बाकी है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अमित चौधरी। अमित, आपसे जानेंगे इन आरोपियों के बारे में अब तक क्या खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी जो बात कर रहे थे आप जिनसे, मकान मालिक से, क्या मकान मालिक जो साक्ष्य पेश कर रहा है वो खुद को बचाने के लिए कर रहा है या फिर उसकी भी किसी तरह की मिलीभगत है? और इधर जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे बातचीत में और क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, नोएडा पुलिस का जो दावा है उसके मुताबिक ये गैंग पिछले काफी समय से सक्रिय था और आज से पहले इन्होंने नोएडा से पहले गुड़गांव में इसी तरीके का एक मकान दिया हुआ था, जहां पर ऐसे बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने के नाम पर मकान में बंधक बना के रखा करते थे, उनके साथ मारपीट किया करते थे। पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है और कुछ बाउंसर टाइप के कुछ लोग हुआ करते थे जिनका काम यही था कि ऐसे मकानों में पीड़ित बेरोजगारों को बंद करें और उनको गन पॉइंट पर लेकर इंटरनेट के माध्यम से वो उनके घर पर कॉल कराते थे कि उनकी जॉब लग गई है। जब घर वालों को इस चीज का सेटिस्फेक्शन हो जाता था तो बाकी की बची हुई रकम भी इनके एजेंट को दे दी जाती थी, उसके बाद ही इन लोगों को छोड़ा करते थे। फिलहाल जो मकान मालिक से हमारी बात हुई है उसका कहना है कि उसको नोएडा पुलिस का वेरिफिकेशन सेल में जो वेरिफिकेशन है उसको अप्लाई करने की एक रसीद दी गई थी, जो जिस युवक को इन्होंने मकान दिया था, लेकिन उसका नाम तो पुलिस ने बताया और वेरिफिकेशन जो कराई गई है दोनों नाम अलग है। ऐसे में पुलिस को भी कहीं ना कहीं गुमराह करने की
की कोशिश की गई है। साथ ही पुलिस की वेरिफिकेशन सेल पर ये सवाल जरूर उठते हैं कि 15 दिन पहले अगर इनकी वेरिफिकेशन के लिए वहाँ एप्लीकेशन दी गई तो 15 दिन पुलिस को क्यों लग गए, ये पता लगाने में कि ये लोग कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। काफी ढीला ढाला रवैया वेरिफिकेशन सेल का देखने को मिलता है, जिसके चलते इस तरीके के अपराध हो जाते हैं। और काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका भी है जहाँ पर इस मकान में पिछले 15 दिन से इन 4 युवकों को इन्होंने बंधक बना के रखा हुआ था। तो तमाम तरीके के सवाल अभी ऐसे हैं अनसुलझे। इसमें पुलिस के अधिकारियों का दावा ये जरूर है कि इस गैंग से जुड़े जो भी लोग हैं उनको जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। और इन्होंने कहाँ कितने लोगों के साथ अभी तक ठगी की है, ये मामला मीडिया में आने के बाद कई ऐसे भी युवक होंगे जिन्होंने इनकी डर की वजह से अभी तक शिकायत नहीं की होगी, तो हो सकता है वो लोग भी पुलिस से आकर संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अवैध। और यूपी में आज का दिन हंगामे का रहा, जगह जगह लोगों का हंगामा होता रहा और पुलिस लोगों को समझाने में लगी रही। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको 6 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बागपत में पुलिस के कामकाज से नाराज लोगों ने यहां हंगामा किया, वहीं गोरखपुर में छात्रों ने आज हंगामा किया। नोएडा में बिल्डरों के खिलाफ लोगों का हंगामा हुआ, तो हंगामे की ऐसी ही खबरें दूसरी जगहों से भी सामने आई हैं। सहारनपुर में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। मामला जनकपुरी इलाके के देहरादून रूट का है, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक पर बैठे बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज भीड़ ने पहले तो बस चालक की जमकर पिटाई की और फिर बस में तोड़फोड़ की। लोगों को समझाने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और रबर की गोलियां भी यहां चलाई। हंगामे के दौरान पत्थर लगने से एसपी सिटी भी घायल हो गए। और इधर अलीगढ़ के हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना के अंदर बॉयलर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। उधर इस हादसे के बाद पुलिस ने लोगों को अंदर जाने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर लोगों ने डीएम और एसपी की गाड़ियों पर पथराव कर दिया और कई गाड़ियां तोड़ दी। इस घटना से 6 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हो गए हैं। हालांकि अब हालात यहां नियंत्रण में बताया जा रहा है। नोएडा में बिल्डरों की मनमानी से परेशान निवेशक आज सुपरटेक बिल्डर के सेक्टर 58 स्थित ऑफिस पहुंचे। निवेशकों का आरोप है कि बिल्डर फ्लैट बुक कराने के समय तय हुई कीमत से अब ज्यादा पैसा मांग रहा है। नोएडा एक्सटेंशन के इको विलेज 3 में सुपरटेक का प्रोजेक्ट है, जिसमें 2012 में निवेशकों ने फ्लैट बुक करवाया था, लेकिन उस समय तय रकम से अब ज्यादा पैसा बिल्डर मांग रहे हैं। निवेशकों ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट तैयार हुए बिना ही पोजेशन लेटर भी जारी कर दिया। निवेशक अब बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में जाने का मन बना रहा है। इधर सीएम अखिलेश यादव ने यूपी की जनता को सस्ते घरों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में ताज होटल में समाजवादी आवास योजना की उन्होंने शुरुआत कर दी है। सस्ते मकानों की नीति के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कहा कि उनकी सरकार गरीबों और किसानों की सरकार है और वो उनके विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आवासीय योजना का नाम समाजवादी आवास योजना रखना सबसे बेहतर है। जब लोगों को घर मिलना शुरू होगा तो सरकार का सपना पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में बारिश से बेहाल किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा यूपी सरकार नहीं दिया। वहीं हाईवे बनाने का काम जारी है। जल्द ही सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नेपाल में आपदा आई तो मदद के लिए यूपी सरकार केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चली और पूरा सहयोग दिया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आवास विकास योजना पत्रिका का विमोचन भी किया। मुख्यातिथि महोदय जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय बढ़ाती हूं। मेट्रो आ रही है लखनऊ में, आबादी भी बहुत बड़ी है लखनऊ में। मेट्रो की वजह से आपके न जाने कितने लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कारोबार भी बढ़ेगा और वहीं लोगों के घर की भी जरूरत पड़ेगी। मुझे सुनने में आया कि मेट्रो जब से आई है उस इलाके में इंजीनियर और जो लोग रहने वाले उनका किराया बढ़ा दिया। जहां 4,000 रुपए घर का किराया था, मेट्रो आने से 8,000 कर दिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गोंडा से। गोंडा में बजाज चीनी मिल ग्रुप के एमडी कुशाग्र बजाज समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, सब्सिडी हड़पने और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं करने पर केस दर्ज किया गया है।
डीएम के आदेश पर गन्ना विकास अधिकारी ने मोतीगंज थाने में ये केस दर्ज करवाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त गोंडा से, जहां बजाज चीनी मिल ग्रुप के एमडी कुशाग्र बजाज समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, सब्सिडी हड़पने और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं करने पर केस दर्ज किया गया है। अंबिकेश्वर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। अंबिकेश्वर, जिस तरीके से ये केस दर्ज किया गया है, किन किन धाराओं में केस है और क्या कार्रवाई आगे हो सकती है इन सब पर? बता दें कि जो ये FIR दर्ज हुई है वो 3/7 सब्सिडी के एवज में और 419-420 किसानों के साथ धोखाधड़ी करने, उनको भुगतान की धाराओं में ये मामला पूरा दर्ज किया गया है। ये बजाज चीनी मिल ग्रुप तो MD है कुशाग्र बजाज, उसके साथ साथ CFO DP अग्रवाल, AK गुप्ता, KK वाजपेयी और SM शुक्ला के विरुद्ध इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला गन्ना अधिकारी इसमें वादी हैं और जहां तक है कि अब आगे अगर भुगतान नहीं होता है तो जल्दी इनकी गिरफ्तारी भी जो अधिकारी हैं उनकी सुनिश्चित की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अंबिकेश्वर। पेट्रोलियम के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कौशाम्बी में पेट्रोल फ्री में मिल रहा है और लोग बाल्टियों में भरकर अपने घरों को ले जा रहे हैं। तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये कहानी कुछ और है, आप देखिए। दरअसल यहां पिछले 2 दिन से पेट्रोल की लूट मची हुई है। कौशाम्बी के भरवारी स्टेशन पर 2 दिन से पेट्रोल भरी ट्रेन खड़ी है, जिसके वैगन से पेट्रोल बह रहा है। लोग पेट्रोल को भर भर कर ले जा रहे हैं। इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन के साथ ही रेल प्रशासन को भी दे दी गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पेट्रोल की लूट से तेल कंपनी को अब तक लाखों का चूना लग चुका है। आप देख रहे हैं जी संगम पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रतापगढ़ में SI की गुंडई से जिला अस्पताल के मरीजों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मारपीट के विरोध में डॉक्टर्स और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल शुक्रवार रात को एक हादसे में घायल हुए 3 पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां SI ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान दारोगा S करण यादव ने एक कर्मचारी की बुरी तरह से पिटाई भी कर दी। अब इस बात से नाराज होकर जिला अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं इस पूरी घटना के दौरान इलाज नहीं मिलने से एक युवक की मौत भी हो गई। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक आरोपी दारोगा पर कार्रवाई नहीं होगी, वो काम पर नहीं लौटेंगे। गाजियाबाद में पुलिस ने लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लाल कुआं इलाके में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों बन्ने खान और बबलेश राठौर को गिरफ्तार किया है। बन्ने खान अलीगढ़ का और बबलेश राठौर फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 लग्जरी गाड़ियां और हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अब तक 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चुरा चुका है। ये गिरोह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब में सक्रिय था। ये गिरोह चोरी की गाड़ियों का चेचिस और इंजन नंबर साफ कर देता था और फिर उस पर नया नंबर डालकर RTO ऑफिस से साठगांठ कर फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा लेता था और फिर ग्रामीण इलाकों में इसे बेच देता था। गाजीपुर में नर्सिंग होम में हुई युवक की मौत के मामले में CBCID जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। परिजनों के मुताबिक इलाज के बाद मां की देखरेख के लिए युवक नर्सिंग होम में रुका था। नर्सिंग होम के डॉक्टर और स्टाफ ने युवक के साथ किसी बात को लेकर मारपीट की थी। फिर मामले को दुर्घटना का रूप देने के लिए युवक को सड़क पर फेंक दिया गया था। पुलिस ने डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी न होने पर गुस्साए लोगों ने नर्सिंग होम में पथराव किया और तोड़फोड़ की थी।